श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। इंसानी इतिहास में भूत की कल्पना क्यों पैदा हुई होगी, प्रशांत कांबड़े इनका सवाल है। एक तो पहले इंसान क्यों मरता है, क्यों जीता है, इसका फर्क क्या है, यह समझने की कोशिश तो इंसान ने की होगी। जिंदा इंसान और मरा हुआ इंसान, इसमें फर्क क्या है। और जो भी बुद्धि इंसान के पास थी, जो भी इंटेलिजेंस इंसान के पास था, इसके आधार पर उसने कोई तो भी ऐसा एक प्राण तत्व शरीर में होता है जो निकल जाने के बाद में आदमी मरता है, ये उसमें से निष्कर्ष निकाला। इसको हम आत्मा कहते हैं। आगे चलकर उसके अनुभव से उसके ध्यान में आ गया कि दो तरह का जग होता है, दुनिया होती है। एक लाइव, हिलने डुलने वाला, बढ़ने वाला, और दूसरा स्टैटिक, जिसको हम जड़ कहते हैं। जैसे पत्थर है, मिट्टी है, पानी है। ये जो है, जो स्टैटिक है, जड़ है, और एक दूसरा जिसमें चैतन्य है। अब पेड़ भी बढ़ते हैं, इसलिए पेड़ को भी उन्होंने चैतन्य में ले लिया, लाइफ में ले लिया। तो पूरी तरह से फिलोसॉफिकल दो बातें बनी इसमें से, एक जड़, दूसरा चैतन्य। और ये चेतन बनने के लिए, चैतन्य संस्कृत शब्द है, चेतन बनने के लिए उसमें कोई तो भी आत्मा होनी चाहिए, प्राण तत्व होना चाहिए। इसलिए जो भारतीय धर्म है वो ऐसा मानते हैं कि ये जो प्राण तत्व है या आत्मा है, वो हर चेतन चीज में होती है। इवन पेड़ों में आत्मा होती है, यहां तक माना जाता है, क्योंकि पेड़ बढ़ते हैं, उगते हैं, पेड़ पौधे सभी। लेकिन जो प्राणी जगत है, कीटक जगत है, उसमें तो आत्मा होती है, भारतीय मानते ही हैं। बाकी काफी जो धर्म है वो केवल इंसानों में आत्मा होती है ऐसा मानते हैं। तो ये आत्मा, ये भी एक कल्पना हमने जो इजाद की, ये हमारे इंटेलिजेंस का ही परिचय था। अब इसी आधार पर कभी कभी उन्होंने किसी व्यक्तियों को पजेस होते हुए देखा है। अब पजेस क्यों हुए होंगे, ये भी हमारे ध्यान में आता है। अब इंसान आज भी मरते हैं, पहले भी मरते थे, पहले बहुत ज्यादा मरते थे, छोटी छोटी बातों से मरते थे। एक व्यक्ति है, उसकी एक प्रियतमा है, उससे वो बहुत प्रेम करता है। दोनों शिकार के लिए जा रहे हैं या फिर बाहर जा रहे हैं, और आते आते एक जानवर आता है और इसको मार डालता है, इसके प्रियतमा को मार डालता है, उसके सामने उसको खा लेता है। ये कुछ नहीं कर पाता है। तो ये बेबस आदमी अपनी प्रियतमा, जिसके साथ में बहुत प्रेम करता है, उसको नहीं बचा पाया है। ये बहुत अस्वस्थ होगा, बहुत इमोशनल होगा। वो चाहता होगा कि मुझे वो प्रियतमा दिखे, जिसको अभी मैं देख नहीं पा रहा हूं। और हमारा मन कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है, इसके बारे में हमारी जानकारी उतनी आज जैसे डेवलप जानकारी नहीं थी। ये जो इसकी तीव्र इच्छा है, दर्द की अवस्था में है, दुख की अवस्था में है, इमोशनल अवस्था में आदमी हाईली सजेस्टिबल होता है। और मन में उसकी तीव्र इच्छा है कि मेरे प्रियतमा का मुझे दर्शन होना चाहिए, मुझे वो दिखनी चाहिए, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है, मुझे दिखनी चाहिए, और उसको दिखनी शुरू हो जाती है। अब ये हमारे माइंड का सामर्थ्य है, इसको हम आज के जमाने में हेलुसिनेशंस कहते हैं। वो दिखती है, बोलती है, मेरे साथ बैठती है, यह अनुभव ये लेता है। इस अनुभव को आगे का आदमी कैसे इंटरप्रेट करेगा? आगे के आदमी को इसकी प्रियतमा दिखती नहीं है, इसको लेकिन दिखती है। ये उसके साथ बैठा है, गोदी में लेकर बैठा है, उसके साथ बात कर रहा है, ये उसको किस कर रहा है, उसके साथ अलग ढंग से व्यवहार कर रहा है। सामने के व्यक्तियों को क्या दिखेगा कि इसके आदमी का व्यवहार कुछ तो भी विचित्र चल रहा है।
और इसको शायद इसकी प्रियतमा के आत्मा ने लपेट लिया है, जकड़ लिया है, ये भूतग्रस्त हुआ है। इस ढंग की ये पदेशन के कारण, लोग इसको पदेश बोलते हैं, ये पदेशन के कारण ये कल्पना आई होगी कि भूत होते हैं। और ये अनुभव मैंने जो कहा वो कोई अपवाद नहीं है। जो भी व्यक्ति इस मानसिक अवस्था में होगा, तीव्र इच्छा होगी, उस हर व्यक्ति को इस ढंग के हेलुसिनेशन होने की गुंजाइश है। शायद हेलुसिनेशन नहीं तो थोड़े निचले दर्जे के भ्रम होने की गुंजाइश है। यानी कम से कम दिखेगा, आवाज नहीं आएगी, बोलना नहीं सुनाई देगा, तो कम से कम दिखेगा, इतना तो पॉसिबल होगा। तो इस कारण ये भूत की कल्पना पनपते गई। कुछ लोगों का बर्ताव जो है अनकंट्रोलेबल हो जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति है, किसी कारणवश वो अनकंट्रोलेबल हो गया है। ऐसी कई बीमारियां होती है इंसान के जीवन में। रात दिन उसी विचारों में रहा, विचारों में रहा, विचारों में रहा, उन विचारों ने उसको जकड़ लिया, कोई तो भी बीमारी हो गई, वो अलग ढंग से बर्ताव करने लग गया। अरे भाई, कल तक जो आदमी बहुत नॉर्मल था, मुझे पहचानता था, मेरे साथ अच्छी बात करता था, वो आज अलग ढंग से बर्ताव कर रहा है, मुझे पहचान नहीं रहा है, अलग ही दुनिया में है। तो ये फिर कोई तो भी दूसरी दुनिया का होना चाहिए। तो इसको किसी ने पदेश कर दिया। तो ये जो इंसान के जीवन में, ये कोई एक दो चार लोगों के जीवन में नहीं, कई बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन में जो अनुभव आते थे, ये अनुभवों के आधार पर उन्होंने भूत की कल्पना की होगी। और जब हमारे धर्म बने 2-2,500 साल पहले, तब तक ये कल्पना हर सोसाइटी में पनपी होगी। आत्मा की कल्पना और भूत की कल्पना, दोनों कल्पनाएं पूरे सोसाइटी में पनपी है। और इसलिए जब धर्म ग्रंथ लिखे गए, उनमें भी इसके उल्लेख आते गए, उसमें भी भूत आते गए, घोस्ट आते गए। तो ये इसके पीछे का साइकोलॉजिकल और सामाजिक कारण होना चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। और अगला सवाल है, मेरा बेटा 10 साल का है, उसके स्कूल के दोस्त हमेशा भूतों के बारे में बोलते रहते हैं और वो डर जाता है। अभी तो आखिरी बार वो बीमार भी पड़ गया था। आज ही हॉस्पिटल से छुट्टी हुए, 9 दिन तक बुखार उतर नहीं रहा था। उसका डर कैसे समाप्त करूं, कृपया मुझे बताइए। रामेश्वर बुरकुल। रामेश्वर बुरकुल जी, इनका सवाल है कि उनका 10 साल का बेटा, उसके स्कूल के साथी उसको बार बार भूतों के बारे में बोलते रहते हैं। वो बहुत डरा, हमेशा ही डरते रहता है, लेकिन इस वक्त इतना डरा है कि काफ़ी दिनों तक बीमार रहा, कई दिनों तक उसका बुखार नहीं उतर रहा था, इतना अंदर से डर गया है। मित्रों, कोई भी डर निकालने का एक ही तरीका है, वो यानी उस डर को फेस करना, उसको सिखाना। सबसे पहले उसको ठीक ढंग से समझा दो कि ये भूत की कल्पना उसके दिमाग में क्या है, वो पहले समझ लो। फिर उसको समझा दो कि इस दुनिया में कोई भूत नहीं होते हैं, ये सब झूठी बातें होती है। फिर हमारे संगठन का भी परिचय दो। ये संगठन गए 35 सालों से आह्वान दे रहा है कि कोई भी भूत सिद्ध करेगा तो उसे 25 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। आज तक कोई सामने नहीं आया है। फिर वो शायद 4 सवाल आपसे पूछेगा कि भूत यहां होता है, वहां होता है, चलो हम जाकर देखेंगे। वो कहेगा शमशान भूमि में भूत होता है, चलो दोपहर में जाकर देखेंगे शमशान भूमि में। ले जाइए, खुद जाइए, मेरे साथ चल, हम देखेंगे वहां भूत है क्या। इस ढंग से आप अगर कोशिश करोगे, एक तरफ उसका काउंसलिंग कर रहे हो, उसको समझा रहे हो, उसको प्रमाण भी दे रहे हो, और दूसरी तरफ जिन चीजों का उसको डर लगता है वहां खुद उसको लेकर जा रहे हो, उसको फेस करना सिखा रहे हो। बच्चा 10 साल का है, इसलिए उसको सिखाना भी बहुत आसान है। तो उसका डर पूरी तरह से निकल जाएगा और पूरे जिंदगी भर के लिए निकल जाएगा। थोड़ा संयम से, 1 स्टेप एट ए टाइम, इस ढंग से उसको उसकी हिम्मत बढ़ा कर चलने के लिए आपको सिखाना पड़ेगा। लेकिन ये संभव है, बहुत अच्छे ढंग से ये डर निकाला जा सकता है। आप कोशिश कीजिए। अगर कोई कोशिश में आपको अड़चन आती है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, उसमें क्या और मार्ग निकाल सकते हैं हम ये देखेंगे।
अगला सवाल है, कभी कभी एक साथ दो व्यक्तियों को भूत भूत दिखता है, या वैसा वो बताते हैं कि हम दोनों को भूत दिखा, तो एक साथ तो दोनों को हेलुसिनेशन नहीं हो सकता, तो क्या वो झूठ बोलते हैं? सचिन साकरकर। सचिन साकरकर, इनका सवाल है कि कभी कभी एक साथ दो व्यक्ति कहते हैं कि हमको भूत दिखा है, तो दो व्यक्तियों को एट अ टाइम तो हेलुसिनेशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि अगर एक ही वातावरण में दोनों लोग हैं, दोनों की मान्यता एक ही तरह की है, और एक को भूत दिखता है तो दूसरे को देखना भी संभव है। ये न्यूरोसिस ट्रांसफरेंस होता है। जो भी हमारी कल्पना है उसी ढंग की कल्पना दूसरे व्यक्ति की है। ये पहला डरा हुआ है, वो भूत देखता है, मुझे भूत दिखा, मैं डर गया, दूसरे को भी दिखता है। अब ये न्यूरोसिस ट्रांसफरेंस हो सकता है, लेकिन अक्सर नहीं होता, ऐसा आप मानते हैं। तो जब एक को कहता है कि मैंने भूत को देखा है, तो दूसरा, अगर उसका भूत पर विश्वास है, तो दूसरा अपने आप बोल देता है कि मैंने भी देखा है। यह इंसान की प्रवृत्ति है। आप कोई भी एक्सीडेंट का वर्णन किसी से सुनिए, वो इस ढंग से उस एक्सीडेंट का वर्णन करेगा कि जैसा वो पहले से वहां खड़ा था और उसके सामने एक्सीडेंट हुआ। हालांकि एक्सीडेंट होने के बाद वो वहां पहुंचता है, लेकिन बाकी लोगों से जो सुनता है वो अपना अनुभव कर कर लोगों को बोलता है। तो यह मानवीय प्रवृत्ति का हिस्सा है कि मैं भी उस का एक साक्ष्य हूं, ये कहने की इंसान की प्रवृत्ति होती है। इसमें डेलिबरेटली झूठ बोलने का कारण नहीं होता है, लेकिन ये प्रवृत्ति का हिस्सा है। इस कारण भी ऐसे लोग बोल सकते हैं। लेकिन कौन आदमी झूठ बोल रहा है, कौन आदमी सच बोल रहा है, इसका बहुत अच्छे ढंग से हम पता लगा सकते हैं, और बहुत आसान भी है वो। अगर आपको इस क्षेत्र की बहुत अच्छी जानकारी है, तो क्या दिख सकता है, क्या भूत लग सकता है और क्या नहीं लग सकता है, इसका बहुत अच्छा एहसास होता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अब मेरे कॉलम रेगुलर लोकमत में चलते थे। लोकमत में बैठे बैठे ही खामगांव के परिसर में जो एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, उसकी न्यूज आ चुकी थी। घटना ऐसी घटी थी कि रास्ते पे एक ड्राइवर ने भूत को देखा, इतना डरा। भूत 9-10 फीट ऊंचा, स्त्री थी, सफेद कपड़े पहने हुए। वो इतना डरा कि उस भूत को देखकर उसने सीधा, उसका कंट्रोल छूट गया और उसने जाकर एक पेड़ को टक्कर मार दी ट्रक की। पुलिस केस हुई। पुलिस केस में यह लिखा गया कि ड्राइवर को भूत दिखा इसलिए वो डर गया। अब पुलिस केस में ही लिखा गया है तो नेचुरली वो पेपर में आएगा। पेपर में आने के बाद में उस जो हमारा प्रतिनिधि था वहां का, उसको काफी लोगों ने टॉर्चर किया। अरे क्या मानो साहब इतना लिखते हैं, लोकमत में सब होता है और उसी लोकमत में तूने ये लिख दिया, कैसा है ये? इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया था कि सर मेरे को बहुत लोग टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत गाली दे रहे हैं। अब जो था मैंने तो लिख दिया, जैसे कि जैसे न्यूज़ देनी थी, सब जगह यही न्यूज़ आने वाली थी, मुझे कल्पना थी, लेकिन सर इसका स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए, आप आ जाइए, हम यहाँ ढूंढेंगे। मैंने कहा कि मुझे खामगांव आने की नागपुर से कोई ज़रूरत नहीं है, 300 किलोमीटर है, इतने दूर आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के यहाँ मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। ढूंढना काम तुम्हारा है, तुम ढूंढो। ये जो ट्रक चलते हैं तो रात में वेश्याएं वहाँ खड़ी होती है, ये ट्रक के ड्राइवर्स के लिए। तो ये जो देखा इसने भूत 9-10 फीट ऊंचा, उसका रिपोर्टिंग है पुलिस केस में। उस ड्राइवर को पूछ कर तो कुछ होने वाला नहीं है। पहला काम करो, पुलिस की मदद लो, जो भी इंस्पेक्टर है मुझसे बात करवाओ, उनसे मैं बात करता हूं, और उस एरिया में रात को ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो औरतें खड़ी रहती है उन सबको पकड़ो और उनको इंट्रोगेट करो। तुमको ये 9-10 फीट वाली भूत मिल जाएंगे। कुछ ही घंटों बाद मुझे मेरे प्रतिनिधि का फोन आ गया। सर बोले आपकी बात सच निकली, ये अमुक अमुक औरत थी कल खड़ी। ये जो अमुक अमुक औरत खड़ी थी उसने कबूल किया, वो कोई ज्यादा ऊंची नहीं है, आम औरत से थोड़ी ज्यादा ऊंची है,
5.5 फुट के ऊपर है, 6.25 फुट के नीचे है। इसको लगा कि अपना हमेशा वाला ट्रक ड्राइवर आ रहा है, इसलिए वो रोड पर आकर ऐसे खड़ी होकर हाथ बताने लग गई। ट्रक जैसे ही नजदीक आया, उसके ध्यान में आया कि हमेशा वाला नहीं है, भलता ही कुछ तो भी हाथ में लगेगा, इसलिए वो चुपके से पेड़ के पीछे जाकर खड़ी हो गई। ये ड्राइवर को पहले दिखा कि एक औरत आई, हाथ खड़ा किया, फिर गायब हो गई। उसके मन में पहले से ही भूत की कल्पना हो गई, डर गया, कंट्रोल छूट गया, जाकर पेड़ को ठोक दिया, आगे की केस हो गई। अभी ये जो वर्णन किया गया 9-10 फीट का, उसके ऊपर मैं अड़ा रहता तो इस सवाल का जवाब ढूंढना मेरे लिए भी संभव नहीं था। इंसान इस मनोवस्था में कैसे एग्जैगरेटेड कल्पना कर सकता है, इसकी अगर आपको जानकारी है तो आप सही जवाब ठीक ढंग से ढूंढ सकते हो। मैं बैठे बैठे मेरे पेपर के टेबल पर, लोकमत के टेबल पर बैठे बैठे मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। आगे दूसरे दिन ये सब छप के आया, बात खत्म हो गई, भूत की वगैरह बात खत्म हो गई। नहीं तो आज तक लोग मुझे सुनाते रहते हैं कि देखो पुलिस केस में आई है, भूत देखा है ड्राइवर ने, पुलिस ने भी FIR में लिखा है। ये बात आज तक मुझे सुनाई जाती। और भूत का डर नई जनरेशन में पनपे ही नहीं, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? हरीश केदार। भूत का डर नए जनरेशन में पनपे ही नहीं, इसलिए क्या किया जा सकता है? हरीश केदार इनका सवाल है। इसके लिए नई जनरेशन पर यह संस्कार होने चाहिए कि इस दुनिया में भूत नहीं होता है। ये डर उनका बचपन से निकालना चाहिए। माँ बाप इसका जरिया हो सकते हैं। अब बच्चों के साथ में अगर आप बहुत अच्छे ढंग से संवाद रखते हो कि बच्चा कोई भी दुनिया का सवाल उसके मन में आए तो आपके से आकर पूछ सके, ऐसा वातावरण आप क्रिएट करते हो घर में, तो ये बात बहुत आसान हो जाती। अब बच्चे टीवी देखते हैं, वहां भूत देखते हैं। बच्चे बच्चे आपस में बात करते हैं, तब भूत की कल्पना आती है। शायद कुछ स्कूल्स भी ऐसे होते हैं कि जहाँ के टीचर खुद अंधविश्वासी होते हैं, वो भी भूत की बात करते हैं। तो जब भी बच्चा ये सुनेगा तो सबसे पहले आकर अपने माँ बाप को पूछेगा, ऐसा मैंने भूत देखा, या टीवी का कोई प्रोग्राम चालू है तब पूछ लेगा। तब उसको ठीक ढंग से समझा दो, ये केवल कैसी कोई कल्पना है। ये जो चित्र आते हैं टीवी पर, सब बातें सच नहीं होती है। ये सीरियल्स कैसे होते हैं, ये झूठी बातें कैसे आ सकती है, ये सब उनको ठीक ढंग से समझाइए। और फिर बोला शमशान में भूत होता है ना, एक बार उसको ले जाकर मस्त दोपहर को शमशान घुमा कर लाइए। फिर कभी कभी बच्चों ने सुना होता है कि ये पुराना कुआं है, वहाँ भूत होते हैं, दोपहर को ले जाइए, उनको झुक कर देखने के लिए बताइए, डर निकल जाएगा। शायद बच्चा बोलेगा दोपहर को नहीं होता है, रात को होता है, तो एक दिन रात को भी ले जाइए। ये 2-3 बार आपने प्रयास किए बच्चों के दिमाग से भूत निकालने का, यानी डर निकालने का, तो उसके बाद में आपको प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, बच्चे ही खुद कर लेंगे। उल्टा ये बच्चा इतना हिम्मतवान बन जाएगा कि वो आपके, उसके बाकी के जो मित्र हैं उनका भी डर निकाल देगा। अब ये काम माँ बाप कर सकते हैं, स्कूल के टीचर्स कर सकते हैं। जो टीचर्स मानते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है, वो पढ़ाते पढ़ाते ये सब बातें बच्चों के सामने कर सकते हैं। और आजकल तो ये करने का अधिकार महाराष्ट्र के सभी टीचर्स को ही, क्योंकि महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून बना है। सब ये चीजें नहीं होती, इसी के आधार पर बना हुआ कानून है। अभी उसको तो कानूनन एक बोलेंगे क्रेडिबिलिटी फॉर्म हुई है। तो ये कानून के बहाने बात की जा सकती है, ये बातें समझाई जा सकती है। हर टीचर का ये कर्तव्य है। तो बच्चों के दिमाग में से ये भूत निकल जाएगा। अगला सवाल है, गौरव तिवारी नाम के जो थे, इंडियन फोर्स में कभी थे, बाद में वो उनके टीवी पे प्रोग्राम चलते थे या यूट्यूब पे प्रोग्राम चलते थे कि वो साइंटिफिक टेक्निक को यूज करके उन्होंने प्रूव किया था भूत होता है, और उनका रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई।
तो उनके बारे में आपका क्या कहना है, उनकी मौत कैसे हुई? गौरव तिवारी जी कोई और जो साइंटिफिक तरीके से भूत ढूंढा उस पर आपका क्या कहना है? प्रीतम कुमार इनका सवाल। प्रीतम कुमार इनका सवाल है कि कोई गौरव तिवारी नाम के गृहस्थ थे, वो भूत ढूंढते थे साइंटिफिक तरीके से, उनकी रहस्यमय मौत कैसे हो गई? मुझे तो पता नहीं, ना ही मैं उनके कुछ प्रयोगों के बारे में जानता हूं। आज भी कोई 2018 में ये प्रयोग करता होगा तो उसके दिमाग को जांचना चाहिए, ये मेरा कहना है, क्योंकि इसके बारे में इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं। कई बार मैंने आपके सामने बात रखी है, 75 ईयर्स तक अमेरिका में पूरे साइंटिफिक तरीके से पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट में ड्यूक यूनिवर्सिटी में इसके इन्वेस्टिगेशंस हुए। रशिया में मिलिट्री में एक स्पेशल डिपार्टमेंट था इसका, उसमें इन्वेस्टिगेशन हुए, क्योंकि ये सब पावर्स वो प्राप्त करना चाहते थे। अगर भूत को आप पकड़ सकते हो, भूत के जरिए कई चीजें जान सकते हो, तो ये पावर तो चाहिए, रशिया को भी चाहिए, अमेरिका भी चाहिए। दोनों सुपर पावर्स के खुद के मिलिट्री के डिपार्टमेंट्स थे, उन्होंने ये सब चीजें जांचने की कोशिश की, भरकस कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी, दुनिया में जिनमें जिनमें ये शक्ति हो सकती है उन सबको टटोला, और निष्कर्ष पर आ गए कि इसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, ये सब बातें झूठी है। ये बार बार सिद्ध होने के बाद में भी पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट बंद कर दिया अमेरिका ने, मिलिट्री का डिपार्टमेंट बंद हो गया, रशिया का मिलिट्री का डिपार्टमेंट बंद हो गया। इसके बावजूद अगर आज कोई ये प्रयोग करने का नाटक करता है तो उसके प्रामाणिकता के बारे में ही शक होना चाहिए। सही में साइंटिफिक आदमी है, फिर इतने इन्वेस्टिगेशन हो गए, उसको जानकारी नहीं है? ये तो सभी अवेलेबल है। जिसको भी ये जानकारी प्राप्त करना है, कौन सा प्रयोग कैसे हुआ, कौन से साइंटिस्ट ने किया, उसके निष्कर्ष क्या है, ये निष्कर्ष नकारे क्यों गए हैं, इसको क्यों प्रूफ माना गया नहीं है, ये सब बातें जाने बगैर वही पुरानी बातें करते रहे। अगर आज कोई पैदा हो जाए और कहे कि मैं अणु को जरा वो है कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप हंस नहीं देंगे? हंसेंगे ना? वैसी ये बात। तो मूलतः इस ढंग के संशोधन के नाम पर जो एक फालतूगिरी चलते रहती है, संशोधन किन चीजों का होता है? नई चीजों का हो सकता है। पुरानी चीजें जिसके बारे में किसी ने आज तक संशोधन नहीं किया, निष्कर्ष नहीं निकाले हैं, वहां तक विज्ञान नहीं पहुंचा है, उन चीजों का संशोधन हो सकता है। यहां तो कोई भी कहता है। परसों प्रोग्राम हुआ पुनर्जन्म पर, स्टार माझा पर, एक डॉक्टर ने किताब लिख दी पुनर्जन्म की, लिख दिया रामनगर कर का पुनर्जन्म बहु कदम है, ऐसे कई बोले। अब ये इतने हास्यास्पद प्रकार है सब कि जिसकी दखल लेना भी अपना समय बर्बाद करना है। बैरिस्टर और स्टीवनसन, इन्होंने पुनर्जन्म के बारे में जो संशोधन किए थे उसमें से कम 2 केसेस जिसके आधार पर उन्होंने अपना सिद्ध किया था कि मैंने पुनर्जन्म पर पूरा रिसर्च किया है, उनको मान्यता नहीं मिली आखिरी तक। उनको जो पीएचडी मिली है वो जिसको मान्यता नहीं, ऐसे एक जिसको हम पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं उसकी मान्यता है, कोई साइंटिफिक डिपार्टमेंट की उनको मान्यता नहीं मिली है। उसमें कि 2 केसेस कैसी झूठी है ये मैंने सिद्ध किया है। तो ये बार बार यही चीजें कैसे सिद्ध करते बैठे? विज्ञान कोई भी चीज जो नहीं है उसको झूठा सिद्ध नहीं कर सकता है। मैंने आपको कहा कि आप बंबू हो, सिद्ध करो आप बंबू नहीं हो, तो क्या करोगे आप पूछोगे भाई बंबू यानी क्या, मुझे बताओ। तो मुझे आपको बताना पड़ेगा बंबू यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फिर आप कहोगे कि ये 1 भी झूठा है, 2 भी झूठा है, 3 भी झूठा है, इसलिए मैं बंबू नहीं हूं। यही विज्ञान का तरीका होता है। इसलिए जो कहते हैं कि हम भूत के बारे में संशोधन करते हैं, वो सर्वमान्य हो इस ढंग से आज तक कोई भी प्रूफ नहीं कर सका है। मेरा सिंपल आह्वान होता है, भाई ठीक है, जो आदमी किसी पजेस्ट व्यक्ति के शरीर में से भूत निकालता है,
निकालता है ना, उसने वो निकाले और हमारे किसी कार्यकर्ता के शरीर में डालकर बताए और सीधा हमारा 25 लाख का प्राइज ले जाए। नया भूत पकड़कर डाला तो भी चलेगा। ये ऐसे कई भूत शरीर में डालने वाले लोग हमारे साथ प्रयोग करने की ढाढ़स कर चुके हैं और फेल हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी कोई होता ही नहीं। तो इसलिए आपने जो सवाल पूछा है उसके बारे में मैं जानता नहीं हूं और बहुत जानने की इच्छा भी रखता नहीं हूं। मुझे लगता है एक बार मैं टीवी प्रोग्राम में गया था, तभी अभी अभी महाराष्ट्र सरकार का कानून बन चुका था, जादू टोना विरोधी कानून। तो मैंने वो टीवी के प्रोग्राम में कहा, क्या कर रहे हो आप, कौन से बात के संशोधन की बात कर रहे हो? ये करना भी गुनाह है कानूनन, क्योंकि कानून में जो बातें रखी गई है उसका प्रचार प्रसार करना भी गुनाह है, उसके लिए भी 6 माह का कैद हो सकता है। तो इन बातों में संशोधन के लिए आज के जमाने में कोई जगह नहीं है, इसके ऑलरेडी हो चुके हैं, बार बार वो करने में मतलब नहीं है। और इसके बावजूद अगर किसी के पास प्रूफ है तो उसने सामने लाना चाहिए। अब उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या हुई, ये तो मेरा विषय हो नहीं सकता है, ये विषय तो पुलिस डिपार्टमेंट का विषय है, तो पुलिस ने उसकी खोज करनी चाहिए। अगर रहस्यमय मृत्यु हुई तो मर्डर था क्या, कोई आत्मा तो उनको नहीं ले गई, ये तो मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं। तो उनका मर्डर हुआ क्या, क्या हुआ, ये जांचने का काम पुलिस का है, ये काम मेरा हो नहीं सकता है, ना ही मुझे वो अधिकार है। तो इसलिए मुझे लगता है मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाहता था मैंने आप तक पहुंचाई है। आज के ज़माने में 2018 में अगर कोई यही पुरानी बातों का मैं संशोधन करता हूं ऐसा कहता है तो समझ लो आपको वो ठग रहा है, आंखें मूंद कर समझ लो कि आपको वो ठग रहा है। आगे टीना भाई, अगला सवाल है कि आप जो बोलते हैं वो सही नहीं है, भूत होता है। हमारे पड़ोस में अभी आया है, उनके शरीर में माता जी आई है, टीना भाई जरिया। टीना भाई जरिया, इनका कहना ऐसा है कि आप कहते हो भूत नहीं होता है, हमारे पड़ोस में आई है, किसी के शरीर में आई है और होता है। ठीक है, पकड़ के रखो, उनकी भी जिंदगी बर्बाद होने दो, आपकी भी जिंदगी बर्बाद होने दो। भाई यहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमको गड्ढे में गिरने का भी अधिकार होता है, तो है आपको अधिकार। लेकिन अगर आप बोलते हो भूत है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। रहा सवाल शरीर में आने का, तो ये तो हम कई केसेस आज तक एक्सपोज कर चुके हैं। देवी किसी के शरीर में आती है ऐसा दावा है तो एक्सपोज करना बहुत ही आसान है, क्योंकि भगवान में तो बहुत सामर्थ्य होता है, ऐसी आम जनता की मान्यता है। तो आपने तो कह दिया, यानी आपके कहने का सवाल का जो जवाब, सवाल का जो मतलब था कि वो उसके शरीर में कुछ तो भी देवी आती है ना, माता आती है, माता आती है, इसका मतलब देवी आती है। अगर माता आती है ऐसा आपको कहना है, इसके उनकी माँ आती है तो बात अलग है। अगर देवी आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, देवी में तो बहुत चमत्कार करने की क्षमता होती है। बस हमारे सामने चमत्कार सिद्ध कर बताए शरीर में आने के बाद में। आज तक सैकड़ों ऐसी देवियां हमने एक्सपोज किए हैं, हमारा वो काम रहा है। अब रात दिन हर व्यक्ति को तो एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। भारत में 130 करोड़ आबादी में कई लाख स्त्रियों के शरीर में देवी आते रहती है, तो कई लाख स्त्रियों को जांचते तो बैठ नहीं सकते। वही काम करेंगे तो आपको समझाने का काम कौन करेगा? तो इसलिए ये सब अंधविश्वास है। सीधा है, आप उसको जांचिए, समझिए। वो अगर सही देवी है तो उसमें कोई तो भी क्षमता होनी चाहिए, चमत्कार करने की क्षमता होनी चाहिए। आप ऐसे सवाल पूछिए। मैं एक अनुभव इसके आधार पर आपको बताऊंगा। मैंने एक देवी को कैसे एक्सपोज किया था। एक बहुत ही फेमस देवी थी, लंबी कतार थी। उन दिनों मेरा चेहरा इतना परिचित नहीं था कि चेहरा देखकर कोई मेरा नाम और सब जान ले। देवी के पास मेरा नंबर आने के बाद में मैं कहने लग गया कि देवी माँ, मैंने मेरे घर में जो भैंस थी वो परसों रात से गायब है।
सोने के पहले हमने रात को 10-11 बजे उसको देखा था। 11 बजे के बाद में कब वो गायब हो गई पता नहीं चला। सुबह उठे तो गायब है। दिन भर उसको ढूंढा, कल मिली नहीं, आज आपके पास में आया हूं। देवी ने जो कर्पूर होता है वो जलाया। ये कर्पूर की ज्वाला में वो देखने लग गई और कहने लगी, मैं देख रही हूं, मैं देख रही हूं, मैं देख रही हूं। और फिर उसको सब देखने लग गया। क्या दिखा उसको? मेरा घर दिखा। मेरा घर में जो जानवरों को रखते हैं उनका घर दिखा, तबेला। तबेले में भैंस दिखी। रात को 12 बजे कोई तो भी एक आदमी आया जो कंबल ओढ़ के था, बड़ी बड़ी मूछें थी, एक बहुत सा ऐसा काला काला निशान था, उसका चेहरा भी बहुत काला काला था। और वो आदमी मेरे घर के वो भैंस को ले गया, उत्तर की दिशा में गया। उस बाजार में उसने कल बेचने का प्रयास किया। उस भैंस की खपत नहीं हुई, वो उसके आगे ले गया। ये देवी सब लोगों के सामने कह रही है, यहां कम से कम कुछ 1000 लोग थे, उनके सामने कह रही है कि आप उत्तर की दिशा में जाइए, आपको शायद उस दिशा में भैंस मिल सकती है। लोग एकदम से प्रभावित हो गए। ये देख रही है, इसको दिख रहा है, परसों मेरे रात में मेरे घर में जो हुआ है वो उसको दिखा है, मेरे तबेले में हुआ है। सब लोग उसको हाथ जोड़कर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और फिर मैं कहता हूं कि देवी मां आपने क्या देखा? मेरे घर में तो कोई तबेला है नहीं, मेरी तो कोई भैंस है नहीं, भैंस है नहीं तो चोरी गई ही नहीं है। आपने क्या देखा? फिर सब चिल्लाने, क्या देवी की परीक्षा लेने के लिए आया क्या? मैंने बोला हाँ, देवी की परीक्षा लेने के लिए आया हूं, मेरा काम ही है वो। फिर मैंने मेरा नाम बताया, पूरा वातावरण बदल गया। देवी ने धंधा छोड़ दिया। आप भी ये देवी को ऐसे सवाल पूछिए जिनके जवाब आपको पहले से बहुत अच्छे मालूम है। 4 झूठे सवाल पूछिए ना। आप अगर ज्यादा परिचित है तो कोई ऐसे आदमी से सवाल पूछवाइए कि जो बहुत अपरिचित है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला व्यक्ति है, उसका उपयोग लीजिएगा। आपको पता चलेगा कि आपके देवी जो स्त्री है वो एक स्त्री है, बाकी ढोंग कर रही है, उसके शरीर में कोई देवी वगैरह आती नहीं है। मुझे लगता है इतना सवाल काफ़ी होगा। इस पर भी आपका विश्वास नहीं है तो कृपया उस देवी माँ को 25 लाख रुपए का प्राइज दिलवाइए। हमारे सामने उसके शरीर में देवी आती है, दैवी कोई सामर्थ्य आता है, वो भूत भविष्य वर्तमान कह सकती है, कोई चमत्कार कर सकती है। ये सिद्ध कर कर बताइए। उसके हमारे सिस्टम्स है, किस ढंग से ये कसौटी अमल में लाती है, इसके कुछ यानी तरीके हैं, वो सब आपके सामने हम रखेंगे। उसके लिए आपको डिपॉजिट भरना होता है। अगर 25 लाख का प्राइस चाहिए तो 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट भरना पड़ता है। अगर आप भाग के गए तो भी 2.5 लाख रुपए आपके जब्त हो जाते हैं, संगठन ले लेता है। अगर आप पराभूत हुए तो भी 2.5 लाख रुपए ले लेता है। और जीत गए 2 बार, ये 2 बार चलता है, तो 2 बार में आप जीत गए तो आपको 25 लाख मिलेंगे। और तीसरी बार भी आप जीतने की संभावना रखते हो तो उसके लिए मैं पूरे दुनिया के इस ढंग के जो आह्वान होते हैं वो आयोजित कर दूंगा, उसमें से आपको 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। आधा पैसा आप रखिए, आधा पैसा उस देवी को मिलवा दीजिए। करिए। अगला सवाल है, भारत में अगर सार्वजनिक रूप से ये कहें भूत प्रेत नहीं होते तो उसके लिए धार्मिक भावनाओं को दुखाया ऐसा बोल के आप पे कोर्ट केस हो सकता है क्या? यानी हम पे धार्मिक भावना आहत होने का कोर्ट केस हो सकता है क्या? मलय कुमार इनका सवाल है कि कोई अगर व्यक्ति कहता है कि इस दुनिया में भूत नहीं, प्रेत नहीं, आत्मा नहीं, मैंने आत्मा जोड़ दिया उनके कहने में, तो ऐसा कहने के कारण आपके ऊपर कोई धार्मिक भावना हमारी आपने दुखाई है, इस ढंग की केस हो सकती है क्या? हालांकि ऐसी कोई केस हो नहीं सकती है, होनी नहीं चाहिए। आप अगर केवल अपना मत व्यक्त कर रहे हो कि इस दुनिया में भूत नहीं होता है, आत्मा नहीं होता है, भूत प्रेत नहीं होता है, तो कोई आप पर केस नहीं कर सकता है। लेकिन कह नहीं सकते केस करने वाले, केस दाखिल करने वाले और कोर्ट में केस चलाने वाले
तीनों अगर ठान ले कि आपको तकलीफ देनी है तो दे सकते हैं। हमारे कानून में इतना लचीलापन है कई कानूनों में कि उसका इस ढंग से फायदा लिया जा सकता है। किसी भी बारे में हमारी भावनाएं दुखाई, धार्मिक भावनाएं दुखाई, इस नाम पर केस हो सकती है। अगर जिसने ये केस दाखिल की उस पुलिस का दिमाग भी जगह पर नहीं है और जो कोर्ट आके परमिशन देता है उसका भी दिमाग जगह पर नहीं है तो ये हो सकता है। लेकिन आप मस्त ताकत से लड़िए। भारत के आगे के कोर्ट बहुत ताकतवान हैं, प्रोग्रेसिव विचारों के हैं। अगर किसी ने केस डाला तो बिल्कुल डगमगाइए मत, मस्त लड़िए, आगे चलकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन ये तैयारी रखनी होती है। अब हमारे समाज में ऐसे सनातन संस्था जैसे लोग हैं, वो किसी भी बात पर केस डाल देते हैं और खुद इतना कुछ लिखते हैं कि उन पर 100 केसेस रोज हो जाए, लेकिन कोई डालता नहीं, क्योंकि कौन झंझट करते बैठेगा। ये काम सरकार का है, सरकार करती नहीं है। सरकार बोलती है रोज ये क्या काम करते बैठेंगे हम। तो ऐसे कुछ तकलीफ देने वाले जो तत्व होते हैं वो इस ढंग से तकलीफ देने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उनको डरिए मत, अपनी बात ढाढ़स से कहिए। केवल हमको ये देखना है कि जिनके सामने हम बात रख रहे हैं, जिनको हम बदलना चाहते हैं, जिन तक ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं, वो एकदम से निगेटिव ना बने। वो हमारी बात सुनने की अवस्था में हो, हमारी बात स्वीकारने की अवस्था में हो, इसी ढंग से उनके सामने बात रखी जाए। इतनी केयर लेना ये हमारे लिए आवश्यक है। इतना अगर हम एक मर्यादा रखेंगे हमारी बात रखने के तरीके में, तो बाकी चीज़ों को डरने का कोई कारण नहीं है। ऐसे कुछ लोग हमारे समाज में हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ में अच्छे ढंग से आज के मीडिया के जरिए लड़ा जा सकता है। और नेक्स्ट सवाल है, कई बार छोटे बच्चे परेशान करते हैं, इसलिए उनके घर के लोग उनके अभिभावकों ने डर बिठाने के लिए भूत का डर दिखाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो क्या ये ठीक है क्या? प्रशांत कोल्हापुरी जी का सवाल है कि कई बार अभिभावक जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, बच्चे उनका सुनते नहीं है तो उनको डराने के लिए भूत का वगैरह वगैरह प्रयोग करते हैं, यानी उनके दिमाग में डालते हैं। ये बात सही है आपकी। ये डर इसीलिए बिठाया जाता है कि बच्चों ने सुनना चाहिए, और ये तरीका बहुत ही गलत है, बहुत बड़ा नुकसान करने वाला तरीका है। मैं हमेशा अपने भाषणों में कहता हूं कि इस दुनिया में भूत कहीं नहीं होता है, ना किसी पेड़ पर होता है, इमली के पेड़ पर होता है, पीपल के पेड़ पर होता है, ना किसी कुएं में होता है, ना किसी शमशान भूमि में होता है। जो भूत होता है वो माताओं के दिमाग में होता है, और ये माताएं अपने बच्चों के दिमाग में सीधा भूत को डाल देती है। ये बहुत ही गलत तरीका है। इसके पीछे का कोई भी कारण हो, अगर हमारे खुद के अंधविश्वास है इसलिए बच्चों के दिमाग में हम भूत डाल रहे हैं, तो भी ये गलत कारण है। और इसलिए डाल रहे हैं कि बच्चे सुन नहीं रहे तो भूत के कारण वो डरेंगे और सुनेंगे, ये तो बहुत ही बड़ा गलत कारण है। उसके लिए आप डर अलग ढंग से बिठा सकते हो ना। अब उसके लिए क्या क्या डर हो सकता है? हालांकि कोई डर बताने की जरूरत नहीं है बच्चों को, सीधा बोलिए उनको, जो आपको कहना है सीधा बोलिए। नहीं सुनते हैं तो उसके लिए आपके पास अलग प्रावधान है। बोलिए ठीक है, तू मेरी बात सुनता नहीं, मैं तेरे साथ बात ही नहीं करूंगी, और बच्चों के साथ में बात करना छोड़ दो। मां अपने साथ में बात नहीं करती, ये बच्चे के लिए बहुत सीरियस बात होती है। अगर 2 दिन आप अपने बच्चे के साथ बात नहीं करती, ये तो हिम्मत आपकी है, ये परीक्षा आपकी है कि बच्चे के साथ में 2 दिन बात ही नहीं करने का। तो बच्चा इतना व्याकुल हो जाता है, दुनिया इधर की उधर करेगा और माँ ने मेरे साथ बात करनी चाहिए इसकी कोशिश वो करते रहेगा। बात करते वक्त भी ये करने का, मैं तेरे से बात नहीं करने वाली हूँ, जब तक तूने ये मेरी बात सुनी नहीं है, अमल में नहीं लाई है, तब तक मैं बात नहीं करने वाली। तो अमल में ला, उसके बाद बात करूंगी। बच्चा बराबर आपका सुनेगा। ये बार बार नहीं करने का है, नहीं तो हर दिन 2-4 दिन बाद अगर आप ये शुरू करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादातर समय बच्चों को ठीक ढंग से समझाना चाहिए, उनके दिमाग में किसी भी बात का डर नहीं डालना चाहिए, ना ही पिताजी का डर डालना चाहिए, ना ही माताजी का डर डालना चाहिए।
ना ही और भूत का डर डालना चाहिए, ना ही घर में कोई ग्रैंडफादर है उनका डर डालना चाहिए। बच्चों के दिमाग में कोई भी डर मत डालिए, उनको ठीक ढंग से समझाइए। नहीं सुनते हैं तो ये अलग अलग तरीके अपनाइए। बाल संगोपन, इस विषय पर मैं कभी विस्तार से बोलूंगा, तभी ये सभी बातें आपके सामने रखूंगा। जिनको मराठी समझ उपलब्ध है, आप उसका उपयोग कर सकते हो, सुन सकते हो। इस पर किताब भी उपलब्ध है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हो, सुन सकते हो। आगे। अगला सवाल है कि उनके गांव में ये हुआ था कि एक लड़की के शरीर में भूत घुस गया और उनके अंकल के साथ वो पढ़ती थी, और वो हर बात बता सकती थी जो केवल उनके अंकल को पता थी। ये कैसे हुआ होगा? हिमांशु निजनंदी। हिमांशु निजनंदी, इनका सवाल है कि एक लड़की के शरीर में भूत आया था और चाचा को जो जो चीजें मालूम थी वो सब चीजें उसको मालूम थी। इसका मतलब चाचा इस दुनिया में नहीं रहे थे, ऐसा मतलब होता है आपके कहने का। तो ऐसा कैसे हुआ? आपने ये सवाल पूछ लिया कि ऐसा कैसे हुआ। इसका मतलब आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सच है, ऐसा आपको लग रहा है। ये रिपोर्टिंग सच नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी उसमें गई है। हम हमेशा इन चीजों को जांचते रहते हैं। ये रिपोर्टिंग आधा अधूरा होता है। ये जांचने का तरीका क्या है? ये पुलिसी तरीका है जो हम पत्रकार लोग उपयोग में लाते हैं। अगर आपके सामने ये केस तो अभी होगी नहीं, कोई भी इस ढंग की केस आए तो किस ढंग से जांचना चाहिए मैं आपको समझाता हूं। समझो किसी एक व्यक्ति का भूत किसी के शरीर में आता है और उस व्यक्ति की सब जानकारी वो बताता है, ऐसा आपको लगता है। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति की जानकारी वो बताता है उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए, चाहे पुनर्जन्म की केस हो, चाहे भूत की केस हो। नहीं, उनके चाचा जिंदा है, वो उनके क्लासमेट है, बट उनको उनके बारे में पता चल जाता है जो उनके साथ जो होता था, या जो केवल उनको पता है चाचा। ये जो आप कह रहे हो, यानी आपका सवाल ही बदल गया है। चाचा अगर जिंदा है और चाचा के साथ में जो भी होता है वो बच्ची बता देती है, ये तो असंभव है। जो बातें सुनी सुनाई हैं, जो बातें दूसरों के सामने आती है, वही बातें वो बता सकती है। इसके लिए अलग ढंग से करना पड़ेगा। ये जांचने के लिए, अगर जांचने के लिए आज अवसर है तो आप जांचिए, डेलिबरेटली कुछ चीजें चाचा से करवाइए। आप वो चीजें किसी के पास नहीं पहुंचे, इसकी पूरी तरह से खबरदारी लीजिए। जो चाचा जी से करवा रहे वो रिकॉर्ड कीजिए, और वो बेटी को पता चलता है कि देख लीजिए। नहीं पता चलेगा, मैं यहां बैठे बैठे कह रहा हूं आपको। ये सब बातें सुनी सुनाई ज्यादा होती है, आधी अधूरी होती है। एक छोटा सा कुछ तो भी उसमें बिंदु होता है, जैसे ज्योतिषों के बारे में होता है। जैसा अभी आपको बड़ी केसी में बताऊं, जो हमारे भैयू जी महाराज अभी गए, नितिन जी गडकरी बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री, आप जानते हो, मेरे मित्र हैं। वो मुझसे एक बार कह रहे थे कि भैयू जी महाराज सब कुछ जानते हैं। कैसे? अब सुशील कुमार जी शिंदे और मैं, उनसे हम कुछ लोग मिलने को गए थे। तब सुशील कुमार शिंदे जी की तरफ कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। तो भैयू जी महाराज ने कह दिया कि अभी जल्दी ही तुम्हारी तरफ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, और किसी को पता नहीं था, और सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। ये कैसे? अब नितिन गडकरी मेरे मित्र थे, उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे सुनाया। वर्ड्स क्या थे? बहुत बड़ी जिम्मेदारी सुशील कुमार जी शिंदे की ओर आने वाली है, उन पर आने वाली है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। रिपोर्टिंग क्या हुआ कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, पहले से भैयू जी महाराज को पता था। अरे जिन्होंने आत्महत्या की, मैं क्यों आत्महत्या कर रहा हूं, इसका भी ठीक ढंग से पता नहीं उस व्यक्ति के बारे में, ऐसा हम सोचते थे पहले। अब इसमें ये कॉमन सेंस है कि सुशील कुमार शिंदे ये कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, हाई कमांड के प्रिय व्यक्ति हैं। ये खाली बैठने वाले नहीं हैं, इन पर कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है।
ये सिंपल लॉजिक है, जिसको भी पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत एहसास है वो कोई भी ये कह सकता है। उन्होंने ये कहा क्या कि अमुक तारीख को आप बंबई में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हो, ये नहीं कहा था। बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, चुनाव लड़े, फिर मुख्यमंत्री नहीं रहे, उससे भी बड़ी जिम्मेदारी उन पर आ गई, देश के गृह मंत्री बने। अब उन पर तो जिम्मेदारी आने वाली थी, कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो इस ढंग की जो बातें होती है उसको बढ़ा चढ़ा कर उसके अपने जो मतलब सही निकलते हैं वो मतलब निकाल कर हम कहते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। एक्चुअल रिपोर्टिंग की तरफ हमने देखना चाहिए, तो हमारे ध्यान में आएगा कि वो जो लड़की कह रही है वो ऐसे ही कुछ कह रही है, उसमें से कुछ बातें सच निकलती है, कुछ बात सच नहीं निकलती है। ये जो ज्योतिषियों का तरीका होता है आपको और मुझे ठगने का, वो इसी ढंग का तरीका होता है। उनको कुछ पता नहीं होता है आपके और मेरे जीवन का। वैसे ही आपके इस लड़की को भी कुछ पता नहीं होता है। सुनी सुनाई बातें, काका के बारे में जो बातें वो जानती है वो बातें वो कहती है, कुछ बातें उसमें से सच निकली, उसके कारण ये सब वातावरण बन गया। इस पर भी आपका विश्वास नहीं होगा और वो लड़की जिंदा होगी तो मैं जांचने के लिए खुद आऊँगा और आपको सिद्ध कर बताऊँगा। लेकिन उसके पहले आप बार बार जांचिए, और आप जब बार बार फेल होगे और ये सही निकलता है ऐसा आपको लगेगा तो उस लड़की को हमारे पास लाइए, हम उसको 25 लाख का प्राइज देने की व्यवस्था करेंगे जांचने के बाद में। आगे आज से लगभग 12 साल पहले की ये बात बता रहे हैं। इनके घर में अलग अलग हिस्से में इनका बड़ा घर था, जॉइंट फैमिली थी। घर के 3 हिस्सों में जो लोग रहते थे उनको भूत ने जकड़ लिया, चाचा चाची वगैरह सारे लोग। इनके पिताजी को नहीं जकड़ा। एंड में परेशान होकर पिताजी ने कहा कि जिसको भी भूत पकड़ेगा उसको मैं उसके हाथ पर मैं लोहे की गरम सलाख रख दूंगा, लोहे की गरम रॉड रख दूंगा। तो वो ठीक हुआ, पर अभी भी वो जो घर के 8 सदस्य हैं वो अभी भी मानते हैं कि उनको भूत नहीं पकड़ा था। तो अभी तो उनको कैसे समझाएं? एक अनुभव अपना कह रहे हैं, नाम क्या है? कुंदन जिंदाल। कुंदन जिंदाल जी का सवाल है कि घर में जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों को भूत ने जकड़ा था और फिर पिताजी को नहीं जकड़ा था, तो पिताजी ने ऐसी धमकी दी कि जिन जिन लोगों को भूत ने जकड़ा है उनके हाथ पर मैं एक ऐसी गरम सलाख रख दूंगा, हॉट हुई हुई, तो फिर वो भूत भाग गए। तो मुझे लगता है आपके सवाल में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। आपने आगे आपने ये सवाल पूछा इसमें कि फिर ये अभी भी घर के लोग मानते हैं, बाकी के 8 लोग मानते हैं कि घर में वो भूत ने उनको झगड़ा था, तो इनके दिमाग में से ये बात कैसे निकाली जाए? यही बात लॉजिकली उनको समझाइए ना। भाई पिताजी तो कोई भगवान नहीं है, पिताजी पर तो कोई भगवान प्रसन्न नहीं है, ना ही वो भूत निकालना जानते हैं। उन्होंने क्या डर बताया कि एक लोहे की सलाख जो बहुत गर्म हो चुकी है वो आपके हाथ पर रख दूंगा मैं। हाथ पर रखेंगे तो हाथ किसका जलेगा? जिसके शरीर में भूत आया उसका जलेगा। अगर उसके शरीर में भूत था तो वो क्यों चिंता करेगा? हाथ जलेगा तो शरीर का जलेगा, भूत का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, भूत क्यों भाग गया? ये लॉजिक उनको ठीक ढंग से समझा दीजिए। भूत तो उल्टा भागता नहीं, बोलता चलाओ कितने भी, इनके हाथ जलेंगे, मेरा क्या होगा, मैं दूसरे शरीर को पकड़ लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भूत भाग गया। क्योंकि शरीर में भूत आना ये कल्पना हो सकती है, भ्रम हो सकता है, लेकिन आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हो उसमें भ्रम भी होने की गुंजाइश कम है। उसमें मुझे नाटक का हिस्सा ज्यादा दिखता है। हम जो भूत के बारे में अभ्यास करते हैं, अभी तो कई सालों से उस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं, इसमें जिनको सही में भूत का भ्रम होता है वो ऐसे डर के नहीं भागते। जिसमें ऐसे भ्रम है कि मेरे शरीर में भूत है और भूत कह रहा है कि मैं पकड़ूंगा हाथ में सलाख, तो वो गर्म लोहे की सलाख पकड़ लेता, हाथ उसका जल जाता, उसको ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता गिरती, लेकिन भूत नहीं भागता उसके मन का। ये किसके मन का भूत भागता है? जो मैलिंगरिंग करता है, जो ढोंग करता है, उसका भूत भाग जाता है। मांत्रिक जो भूत उतारते हैं, मंत्र तंत्र से जिनका भूत नहीं उतरता है उनको मारपीट करते हैं। ये मारपीट के कारण इनको मारपीट इतनी असहनीय हो जाती है कि चलो भाई उसके बजाय भूत को छोड़ दे, इसलिए वो भूत को छोड़ने का नाटक करते हैं।
पहले भूत को पकड़ने का नाटक रहता है, अब भूत को छोड़ने का नाटक रहता है। तो ये नाटक करने वाला बहुत बड़ा हिस्सा इसमें होता है। जब मैं आपके सामने भूत के प्रकार और कैसे कैसे होते, क्या क्या होते विस्तार से लूंगा, तब ये बात विस्तार से रखूंगा। तो इन लोगों को समझाने के लिए लॉजिकली सब बातें ठीक ढंग से उनके सामने रखिए। ऐसा भूत जकड़ा नहीं होता है सब। उस दिन अगर पिताजी नहीं हिम्मत से डटे रहते तो शायद पिताजी को भी भूत लगता, बाकी मेंबर्स को भी भूत लगता। वो हिम्मत से डटे रहे, उन्होंने डर बताया, क्योंकि वो भूत को डरते नहीं थे इसलिए वो भूत निकल गए, अदरवाइज वो भूत तो पूरे घर को तकलीफ देते रहते। आगे अगला सवाल है कि आपने जो बहुत बार जिक्र किया कि आपको भूत लगा था, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये जरा डिटेल में बताइए। ज्योत्सना बेड़सी जी का सवाल है कि मुझे भूत लगा था तो ये क्या हुआ था, एग्जैक्टली डिटेल्स में बताइए। ये बहुत ही हास्यास्पद स्टोरी होने के कारण मैं कभी ये अनुभव ज़्यादा बताता नहीं, लेकिन आपने अभी पूछा ही है तो मुझे बताना होगा, क्योंकि ये विश्लेषण अगर मुझे पता नहीं चलता तो मेरा ही आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। क्योंकि मुझे अगर मेरे ही जीवन के अनुभव के जवाब नहीं मिलते तो मुझ में ही आत्मविश्वास कभी नहीं आता। अब मुझे भूत लगा था, ये 1966 में लगा था, और मुझे जवाब मिला 1980 में, यानी करीबन 14 साल बाद। जब मुझे पता चला ये भूत क्या होता है, साइकोलॉजिकली कैसे जकड़ सकता है, क्या होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसका जब मुझे स्टडी प्राप्त हुआ तब मुझे पता चला। तब मैंने विश्लेषण किया अपने भूत का। मेरा जो व्यक्तित्व था वो एक मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी था। अपने आप को मैं कुछ भी नहीं समझता था, हमेशा दुखी रहता था, अकेले में रहता था, किसी से मिलता नहीं था, बहुत पढ़ते रहता था, रात दिन पढ़ते रहता था। थोड़ा सा दिमाग से ठीक था इसलिए मुझे होशियार समझा जाता था। और मेरे पिताजी ने मुझसे पूछे बगैर, हमारे घर में ये इसी ढंग का रवैया रहता था कि जो भी निर्णय पिताजी लेते थे हम पर लाद देते थे। 8वीं तक मैं मराठी मीडियम में था। 9वीं में शुरुआत भी मैंने मराठी मीडियम में की थी, और 2 महीना मराठी मीडियम में पढ़ते पढ़ते उनको एक दिन ऐसा लगा कि मेरे बेटे को अगर आगे बढ़ना है, इंजीनियर बनना है, क्योंकि इंजीनियर बनना है पहले से मेरे दिमाग में थोप दिया था, तो उसने इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए। और हमारे वर्धा में एक ही स्कूल थी, स्वावलंबी स्कूल, जहां इंग्लिश मीडियम भी था। उस क्लास में मुझे डाल दिया। अब ऑलरेडी 9वीं क्लास में जो क्लास शुरू हो गई है उसमें मैं करीबन 2.5 महीना लेट आया हूं। अभी साल भर तो क्लास चलती नहीं है, स्कूल चलती है 8 महीना चलती है, उसमें से 2.5 महीना मैं पहले ही लेट हो चुका हूं। तो मुझे एकदम से मराठी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आना, और एकदम से 9वीं क्लास में विज्ञान के विषय शुरू हो जाते हैं, फिजिक्स शुरू होता है, केमिस्ट्री शुरू होता है, मैथमेटिक्स इंग्लिश में शुरू होता है। अब तक तो मैथमेटिक्स जो भी पढ़ा है, प्राथमिक मैथमेटिक्स 8वीं तक, वो तो कॉमन मराठी में था। एकदम से ये प्रेशर आ गया। इसके बावजूद मैं गणित में बहुत अच्छा था, गणित में लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम नहीं आता था, इसलिए गणित में अच्छे मार्क्स लेता था, शायद हाईएस्ट रहता था। 10वीं क्लास शुरू हुई। अब मेरे अस्तित्व की एक ही बात बची थी, पहले तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेता था, हमेशा पहला दूसरा रहता था, अब एकदम नीचे आ गया, लेकिन गणित में हमेशा हाईएस्ट रहा, क्योंकि वहां लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम नहीं आता था। फिजिक्स केमिस्ट्री में, बाकी सब चीज़ों में इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे, नंबर थोड़ा नीचे आ गया था। 10वीं क्लास में हमारी 11वीं तक की मैट्रिक थी। हमारे क्लास में एक लड़की आई, एक बहुत बड़े अफसर की, सरकारी अफसर की लड़की, वो भी 2 महीने लेट आ गई। वो आते ही 20 दिन बाद में इमीडिएट हमारी पहली क्वार्टर एग्जाम हो गई। अब जो लड़की 2 महीना 10 दिन लेट आई है, कई दूसरे शहर से आई है, उसको एडमिशन क्यों मिली इतने देरी से? इसलिए मिली कि वो सरकारी अधिकारी की बड़े सरकारी अधिकारी की बेटी थी। क्वार्टर एग्जाम में बाकी विषयों की तरफ तो मेरा इतना ध्यान नहीं था, क्योंकि उसमें तो मैं पहला कभी था ही नहीं, लेकिन गणित में हमेशा पहला रहा हूं। उसको केवल 1 मार्क कम मिला, और मेरे मन में डर पैदा हो गया कि मेरा अस्तित्व ही केवल गणित पर है,
सब लोग जो कुछ थोड़ी बहुत मेरे को महत्व देते हैं, किस लिए देते हैं कि ये गणित में हमेशा फर्स्ट रहता है। ये इतने देरी से आने के बाद भी केवल 1 मार्क इसको कम है, कल चलकर ये मुझे इजीली पछाड़ देगी। और मेरे जिंदगी में एक ही चीज है कि जहां मैं थोड़ा बेस्ट हूं, वो भी मेरे जीवन से निकल जाएगी। ये शायद मेरे मन में डर होगा, क्योंकि मैंने 6 माह की एग्जाम दी नहीं, जो सेकंड क्वार्टरली होती है वो दी नहीं, तब बुखार से गिरा था। फिर आई फाइनल एग्जाम। जैसे ही फाइनल एग्जाम आए तो मेरा प्रेशर बढ़ते गया, बहुत बढ़ते गया। माँ बाप की अपेक्षा है, सबकी अपेक्षा है। 10वीं क्लास था, ये मैट्रिक नहीं था, 11वीं मैट्रिक थी। मुझे याद है कि मुझे इतना बुखार आया। फिर हमारे यहाँ भाऊ देश पांडे नाम के एक बहुत बड़े वैद्य थे, मांत्रिक भी थे। उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसको बाहर का लग गया है। बाहर का क्या है? भूत है। पहले से मुझे भूत का डर तो दिमाग में था ही बचपन से। काका से कई भूतों की कहानियां सुनी थी, गांव वालों से सुनी थी। पूरे समाज में ही सब लोग भूत के बारे में बहुत बात करते थे। तो मुझे भूत ने जकड़ा है, ये एक वैद्य जो जानता है, यानी बहुत बड़े मांत्रिक है, उनके मुंह से मैंने सुना। बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वर्धा के। तो मेरे दिमाग में घर कर गया। फिर मुझे कन्वल्शंस वगैरह क्या क्या होता है थोड़ा थोड़ा आने लग गए। फिर वो आते थे, मंत्र डालते थे, फिर सजेशन देते थे कि ये भूत सुनता नहीं है, ये नहीं होता है। फिर बाकी लोग भी बोलते थे भूत के बारे में, वो सब कल्पनाएं अमल में आती थी। लेकिन 10वीं क्लास की एग्जाम तो देनी ही पड़ती, नहीं तो मेरा 1 साल बर्बाद होता। इसलिए जबरदस्ती रिक्शा में बिठाकर कुछ ऐसा ओढ़ वाड़ के मैं जाके एग्जाम देता था। स्टडी नहीं, कुछ नहीं, जाके बैठना, बोलने का, लिखने का, कैसे भी पास हो जाए, 11वीं में चले जाए। मैंने मैथमेटिक्स का पेपर मैं दे ही नहीं पाया। जिस दिन मैथमेटिक्स के पेपर के लिए मुझे जाने की कोशिश की गई, उस दिन इतने कन्वल्शंस आ गए कि मुझे उतारा गया और उस दिन का पेपर मैंने दिया नहीं। अब री एग्जाम की स्कूल की प्रथा नहीं, लेकिन स्कूल मुझे जानती थी कि ये लड़का हमेशा मैथमेटिक्स में फर्स्ट आता है, मैथमेटिक्स में पेपर नहीं दिया है। अब मुझे फर्स्ट तो नहीं दिया, लेकिन मेरे केमिस्ट्री फिजिक्स के जो भी एग्रीगेट आते हैं उसके आधार पर मुझे मैथमेटिक्स के मार्क्स डाल दिए और पास कर दिया। मैं 11वीं में गया। 11वीं में पहला दिन मुझे आज भी याद है। ये जो लड़की थी, बड़े अफसर की लड़की हमारे क्लास में, ये बहुत सुंदर लड़की थी। पूरा स्कूल उसको पर मरता था। जैसे ही पहले दिन गया, अभी बीच में तो 2 माह पूरी तरह से छुट्टी थी, मेरा भूत निकाला गया था वो लाड़खेड़ जाकर। लाड़खेड़ नाम का यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, वहां पर। अभी 2 महीने बाद, छुट्टी के बाद में मैं स्कूल में आया हूं। पूरे स्कूल के लड़के, केवल मेरे क्लास के नहीं, पूरे स्कूल के लड़के नाराज हैं। क्यों नाराज है? तो वो लड़की अभी आने वाली नहीं है, क्योंकि उसके बाप की ट्रांसफर हो गई है और दूसरे शहर में वो चली गई है, नागपुर चले गई है। इसलिए पूरा क्लास नाराज है, पूरा स्कूल नाराज है, क्योंकि एक सुंदर लड़की हम में से चली गई। हमारे जमाने में लड़के लड़कियां ज्यादा बात नहीं करते थे, एक दूसरे से हेलो भी बहुत नहीं होती थी, केवल चुपके देखते रहते थे। केवल मैं व्यक्ति था जिसको बहुत आनंद हुआ था। उन दिनों में हमारे पास पैसे नहीं रहते थे, इसके बावजूद हमारे मित्रों को मैंने पार्टी दी थी, छोटी सी। अब जितने पैसे जेब में होंगे उसके आधार पर छोटी सी पार्टी होगी, वो दी थी। हमारे दिनों में ये पार्टी वगैरह देने का चलन भी नहीं था। रास्ते में जो भी बैठते हैं, थोड़ी सी सस्ती चीज़ें बेचती है, उसे 2-4 मित्रों को खिलाया। सब बोले तुझे इतना आनंद क्यों हुआ? मुझे भी पता नहीं था मुझे आनंद क्यों हुआ। वो लड़की नहीं है, इसका आनंद हुआ, इतना मुझे पता था। तो ये जो विश्लेषण मैं अभी कर रहा हूं, ये विश्लेषण मैंने 16 साल बाद किया है, 14 साल बाद किया है। वो विश्लेषण ये है कि ये जो मेरे दिमाग में डर बैठा था कि केवल मेरा अस्तित्व का एक क्षेत्र है, गणित में मैं मार्क्स लेना, बहुत अच्छे मार्क्स लेना, वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। इतनी लड़की ये होशियार है, मुझे वो पछाड़ देगी। इस डर के कारण मैंने 6 माह की जो एग्जाम होती है सेकंड क्वार्टरली, वो भी नहीं दी। अब तभी मुझे ये बात समझाई जाती है कि भाई ये तुम्हारे मन का डर है और कुछ नहीं है, तो ये शायद भूत का किस्सा आगे निकलता नहीं।
लेकिन मेरे ये डर के कारण जो मैं बुखार से गिर जाता था, एग्ज़ाम भी नहीं दे पाता था, उसको हमारे ये मांत्रिक वैद्य ने, फेमस मांत्रिक वैद्य ने डिक्लेयर कर दिया कि इसको भूत लगा है। वो सजेशन मैंने लिया। वो सजेशन लेने जैसी मेरी मानसिकता थी, मेरा अंधविश्वासी टोटल मानसिक अवस्था थी। इस कारण आगे थोड़ा बहुत बर्ताव मैं वैसे करते गया। और जब मलाडखेड़ के मांत्रिक ने भूत को निकाला, उसके बाद जब मैं वापस आया, तो जो बेसिक कारण था मेरे मन का डर कि मेरा पहला नंबर खींच लेगी ये गणित का, वो भी चला गया था। शायद इसलिए फिर से मुझे भूत नहीं लगा। नहीं तो लाड़खेड़ के मांत्रिक ने निकालने के बाद भी शायद पहला क्वार्टरली आता तो मैं डर जाता, क्योंकि मेरा कम से कम गणित का पेपर में तो मैं फर्स्ट रहता हूँ हमेशा, वो भी निकल जाएगा। ये मेरा आगे चलकर विश्लेषण है। इसमें दो बातें हुई थी कि डर को भूत बताया गया, ये गलत सजेशन मुझे दिया गया, उसको सब लोगों ने प्रोत्साहन दिया, मेरे घर वालों ने प्रोत्साहन दिया, क्योंकि वो भी अंधविश्वासी थे, मैं खुद अंधविश्वासी था, मैंने भी प्रोत्साहन दिया। और इस कारण ये भूत का किस्सा आगे बढ़ते गया और बाद में भूत उतारने का वगैरह वगैरह बाकी का किस्सा सब कुछ हो चुका। तो इस ढंग से ये चीज़ होती है। तो ये उसका विश्लेषण रहा है। अब एक आखिरी का सवाल लेंगे। अभी एक आखिरी का सवाल लेंगे, 10:15 बज रहे हैं, और उसके बाद में बाकी लोगों के जो सवाल हैं वो रिकॉर्ड कर कर यूट्यूब पर डालेंगे। अगर हम लोगों को ये बताएं कि ईश्वर नहीं होता, तो उनको ये बताना आसान नहीं होगा क्या कि भूत भी नहीं होता। जय ढिंगरे। अगर हम लोगों को बताएं कि इस दुनिया में ईश्वर नहीं होता है, तो फिर उनको बताना आसान होगा कि इस दुनिया में भूत भी नहीं होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्या? जय ढेंगड़े जी का सवाल है। देखिए, आपको किन लोगों को समझाना है उस पर डिपेंड है। जो लोग भगवान को नहीं मानते उनको समझाना है कि आपको भूत नहीं होता है। अभी आपको जानकारी देता हूं, जो लोग भगवान को नहीं मानते उनको भी भूत लगता है। यह आपको पता है? नहीं पता है तो पता कर लीजिए। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उसमें जो प्रतिज्ञा होती है उसमें कोई भी देवता नहीं मानी जाती है। लेकिन बाबा साहब को मानने वाले, अपने आप को बौद्ध कहने वाले कुछ लोगों के शरीर में से हमको भूत निकालने पड़े हैं। भूत की छोड़िए, बुद्ध निकालना पड़ा है। बुद्ध भगवान है। अभी बाबा साहब ने भी बुद्ध को भगवान कहा है। इस कारण शायद बुद्ध शरीर में आना समझ सकता हूं मैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भी शरीर में आते हैं, वो भी निकालना पड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, ये बहुत केसेस नहीं है, इक्का दुक्का केसेस है, लेकिन ये होती है। क्यों होती है कि जो ये लोग हैं सब, उनका ठीक ढंग से प्रबोधन नहीं हुआ है। भूत क्यों जकड़ता है? क्योंकि मैं भूत को मानता हूं, भूत का डर मेरे मन में होता है, मेरे इर्द गिर्द का वातावरण वैसे होता है, और इसलिए विशिष्ट मनोवस्था में मुझे भूत लग सकता है। तो केवल भगवान मानने से न मानने से यह फर्क नहीं होता है। अब कई लोग होते हैं जो भगवान नहीं मानते, अल्लाह मानते, उनको भूत नहीं लगता क्या? कई लोग होते हैं कि जो अल्लाह भी नहीं मानते, भगवान भी नहीं मानते, यीशु को मानते, उनको भूत नहीं लगता क्या? उनको भी लगता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं हम बहुत रैशनल है, तो उनको भूत नहीं लगता क्या? अगर वो भूत को डरते हैं, मानते हैं, तो उनको भूत लगता है। तो ये जो है सब परिणाम है, वो सोच के परिणाम है, मानने न मानने के परिणाम नहीं है। ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए।
आप ऐसी जगह पर हाथ रखोगे, भगवान होता है कि नहीं इसकी चर्चा करते बैठोगे, तो आप लोगों का भूत तो इस दुनिया में कभी नहीं निकाल पाओगे। आज की दुनिया, मैंने पहले ही आपको ध्यान में ला कर दिया इन सवाल जवाबों में, कि भगवान के कारण लोग अच्छा बर्ताव करते हैं, ये भी बात सही नहीं है। लेकिन मैक्सिमम अच्छा बर्ताव करने वाले लोग भगवान को मानते हैं, ये तो बात सही है। उसी ढंग से आपने केवल किसी के दिमाग से भगवान की कल्पना निकालने के कारण भूत का डर नहीं निकल जाएगा। उसके लिए भूत क्यों नहीं होता है, ये लॉजिकली उसको ठीक ढंग से समझाना पड़ेगा। ये जो लॉजिकली आप उसको समझाओगे वो रैशनल बनेगा, तो डेफिनेटली वो भूत को नकार पाएगा। अब हो सकता है कि जो व्यक्ति भूत को नकार पाएगा वो आगे चलकर अपना लॉजिक उपयोग करेगा, तो कम से कम ये आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हर एक के जीवन में हस्तक्षेप करने वाले भगवान को तो नहीं मानेगा। जैसे मैं हमेशा स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेकर कहता हूं कि उनसे पूछा गया भगवान के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप की मदद करते हैं। यानी भगवान किसी की मदद भी नहीं करता और किसी का नुकसान भी नहीं करता। इस ढंग तक तो भी वो लोग पहुंच सकते हैं, और यही काम सभी समाज सुधारकों ने किया है, स्वामी विवेकानंद जी जैसे व्यक्तियों ने किया है, और हमारे काफ़ी संतों ने भी यही काम किया है। तो इसलिए आप एक मानकर ऐसा चलते हैं कि भगवान निकाल दिया तो सब अंधविश्वास चले जाएंगे, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अंधविश्वास इलॉजिकल थिंकिंग में से पनपते हैं। हमको जो हटाना है वो इलॉजिकल थिंकिंग हटाना है। हालांकि मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता था, मैं देता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अम्बेडकरी मूवमेंट के मित्र बहुत नाराज हो जाते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि मैं अम्बेडकर जी के काम पर ही बहुत बोल रहा हूँ, ऐसा उनको लगता है। उल्टा मेरी मान्यता ये होती है कि अम्बेडकर जी को समय नहीं मिला। जब उन्होंने बौद्ध धम्म दीक्षा दी, उसके बाद में वो जिस ढंग से पहले भी प्रबोधन करते आए थे, ये प्रबोधन करने का अवसर उनको अगर 8-10 साल और मिलता तो ये अंधविश्वास वहाँ पनप नहीं सकते। अब ये अंधविश्वास कितने ढंग के हैं वगैरह उसके बारे में बीच बीच में मैं बोलते रहता हूँ, अभी नहीं बोलूँगा। तो कृपया इलॉजिकल थिंकिंग, अंधविश्वास उसके आधार पर खड़ा होता है, ये हमेशा रखिए। इसमें भगवान की कल्पना का कोई भी लेना देना नहीं है। आगे तो मित्रों, आज का हम यहीं रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभरात्रि, शुभरात्रि, धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।